हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अपने लास्ट कुछ वीडियोस में देखा होगा, दो वीडियोस हमने निकाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, बेसिक मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर 2023 टू 24 क्लास 10th। ठीक है, ये रिलीज किया जा चुका है सीबीएसई की तरफ से। हम उसी के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी सॉल्व किया था। सेक्शन ए के 20 क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के, सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन थे और सेक्शन सी के भी 5 क्वेश्चंस थे। तो टोटल हमने वहाँ पे क्वेश्चंस कर लिया था 1 to 31। नाउ आज नेक्स्ट सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। So question number 32 is what? A train travels 360, it means 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. So here we need to find the speed of train. यहाँ पे दो क्वेश्चन है और में भी है, तो पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे एंड देन आफ्टर सेकंड वाले को देखेंगे। बिकॉज एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन करना होता है, पर हम यहाँ पे दोनों को ट्राई करेंगे। क्या पता आपको कौन सा अच्छा लग जाए, कौन सा समझ में आ जाए, कौन सा बेटर वे में परफॉर्म कर दो। सो कौन सा बेटर वे में परफॉर्म कर लो वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को। फर्स्ट है हमारा, हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें पता है कि जिस चीज़ को फाइंड करना होता है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं किससे? लेट x be the speed of train, राइट। अब यहाँ पे डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, सो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, किसका फॉर्मूला यूज़ होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हमारे पास स्पीड आ गया, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 360 किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीड भी जो होगा हमारा किस में होगा? किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा ना। यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे पास टाइम है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला होगा हमारा क्या होगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। इसको सॉल्व करने के और भी मेथड हो सकते हैं, आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, पर हम जो सिंपल मेथड है, हमारा मेथड है, हम वो यूज़ करेंगे। सो अगर हम इस केस में देखें तो हमारा टाइम वन, जो फर्स्ट केस में टाइम लगने वाला है, डेट इज़ वॉट? डिस्टेंस है हमारा 360 और स्पीड क्या है? x है। तो ये हमारा टाइम हो गया। सेकेंड केस में इसमें बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है? इफ़ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। अगर स्पीड हमारी 5 किलोमीटर मोर हो जाए तो यहाँ से जो न्यू स्पीड आएगी वो क्या आएगी? न्यू स्पीड, दिस शुड बी x प्लस 5, राइट। सो जो सेकेंड टाइम होगा, जो सेकेंड वाला स्पीड है, उसके हिसाब से जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? दिस इज x प्लस 5, राइट। ये हो जाएगा हमारा। नाउ ये हमारा सेकेंड टाइम आ गया। अब जो दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है? 1 आवर है। ठीक है, टाइम देख लेते हैं, टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 आवर। सो 1 आवर डिफरेंस लगने वाला है, डेट मीन्स कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, टाइम 1 और टाइम 2, ये क्या होगा? दैट शुड बी 1। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि टाइम हमें किस में ज़्यादा लगने वाला था, T1 में या फिर T2 में। तो ऑब्वियसली जिसमें स्पीड ज़्यादा होगी उसमें टाइम कम ही लगेगा। तो ये टाइम ज़्यादा लगेगा हमारा T1 में। सो T1 माइनस T2 जो होगा वो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 का हो जाएगा, राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, T1 इज वॉट? 360 बाय x माइनस जो डिफरेंस है हमारा, दिस इज वॉट? 360 बाय x प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले हम कॉमन ले लेते हैं। 360 हमारा कॉमन आ रहा था, ये हमने कॉमन निकाल लिया। दिस इज 1 बाय एक्स माइनस एक्स प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे। 360, दिस इज x प्लस 5 माइनस एक्स, बिकॉज ये माइनस है। एंड नाउ यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, एंड दिस इज प्लस 5x, दिस इज इक्वल्स टू 1। सो x और x जैसा कि देख रहे हैं आप, ये कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा 360 मल्टीप्लाई हेयर इज 5 एंड दिस विल बी शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, राइट। नाउ व्हाट? सबको हम एक साइड ले लेते हैं, तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये चलो पहले एक साइड ही रहने देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 0018, राइट। इट मीन्स 1800। सबको एक साइड लेकर आ जाते हैं,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 800 इक्वल्स टू 0 ना। अब ये बनकर आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास काफ़ी मेथड्स हैं, हम कोई भी एक मेथड चूज कर लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है वो काम कर जाएगा मिडल टर्म स्प्लिट। सो एक्स स्क्वायर और मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, जैसा कि प्राइम फैक्टर फाइंड करना होता है 1800 का, एंड देन पेयर बनाना होता है। सो पेयर बनाओगे तो आपको मिलेगा ये प्लस 45 ऑफ एक्स माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। क्लियर। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया हमारा, आप कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आ गया x, हेयर इज x प्लस 45, नाउ माइनस 40 कॉमन आ जाएगा। तो हेयर इज x, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो गया, और 1800 से 40 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 45 इक्वल्स टू 0। नाउ x प्लस 45 एंड देन x माइनस 40, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 40 इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 45 एंड दिस शुड बी x इक्वल्स टू 40। और एज वी नो कि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये वाला जो टर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू क्या गई हमारी 40। सो वी कैन से डेट, सो स्पीड of train is 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये हमारी स्पीड क्या होगी, सॉरी ये हमारे ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो सिंपल है, बस इक्वेशन बनकर आ जाए तो उसके बाद तो हमें क्या करना है, फैक्टर ही करना होता है। टाइम और स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने के चांसेस है 99। सो ये क्वेश्चन भी वैसे बुक से ही है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो वहाँ से भी देख के, ठीक है, सॉल्यूशन से मिल जाएगा। सेक्शन डी के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सेक्शन डी जो है ये ज़्यादा मार्क्स का होता है और इसमें गलती का कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, सो डेट मार्क्स कट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का जो और पार्ट है, सेकेंड पार्ट या पार्ट बी बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट भी इसी से रिलेटेड है, टाइम और स्पीड से। ये हमारा क्या है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। तो बेसिकली देखा जाए तो जो CBSE की NCERT की जो नई बुक आई है उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी दिया हुआ है तो हम ट्राई कर लेते हैं। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड है, तो देखते हैं एक बार ये किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे डील होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर का मतलब है वाटर जो रुका हुआ होता है, जैसे तालाब का होता है। टेक्स 1 hour मोर देन गो टू अप स्ट्रीम एंड देन रिटर्न डाउन टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हमें उस पानी की स्पीड फाइंड करनी है, मतलब जैसे नदी अगर बह रही हो तो उस पानी की एक अपनी स्पीड होती है। तो हमें ये पता लगाना है कि पानी की स्पीड ऐसी क्या थी कि बोट अगर 18 किलोमीटर की स्पीड से चला तो अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम आने में इन दोनों का जो डिफरेंस था वो कितना था, 1 hour था। तो पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है, देन उसके बिहाफ पे ट्राई करेंगे। तो इसे हम इस साइड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ करते हैं। लेट x be the speed of stream, ठीक है। इन अदर वर्ड यू कैन से द स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, पर यहाँ पे हम वाटर ना लेके क्या लेंगे, स्ट्रीम लेंगे। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट का जाना, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, एक तरीके से प्लस हो जाएगा, यानी कि वाटर का स्पीड और बोट का जो स्पीड है दोनों आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम को अगर देखें तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 18 जो कि बोट की थी, और उसमें प्लस हो जाएगा क्या, x जो कि रिवर की स्पीड है, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम। नाउ अप स्ट्रीम का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हमारा रिवर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट का जाना, अप यानी कि उल्टा जाना, ऊपर की साइड जाना। तो ऐसे केस में जो अप स्ट्रीम होगा, अप स्ट्रीम क्या होगा, ये 18 माइनस x, यानी कि जो बोट हमारी जिस स्पीड से चल रही थी उसको थोड़ा सा ज़्यादा पावर लगाना होगा, ज़्यादा पावर यूज़ करना होगा, तब जाके वो आगे प्रोसीड कर पाएगी। तो बेसिकली डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्वेश्चन यही कहता है कि एक ये अलग टाइप की स्पीड हो जाती है, हमें उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, माइनस, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जब
डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में आई गई तो उनके बीच का जो सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहते हैं 24 किलोमीटर, उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, 1 घंटे का गैप था। तो चलिए हम स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसने जो देखा। पहले हम टाइम का फॉर्मूला ले लेते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। तो फर्स्ट केस में जो टाइम था वो कितना था हमें नहीं पता, तो उसको हम t1 ले लेते हैं, और स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना कवर किया, 24, और किस स्पीड से जा रहा है। अगर हम डाउन स्ट्रीम लेते हैं तो डाउन स्ट्रीम हमारा ये है, इसमें लग जाएगा 18 + x, राइट। चलिए t2 सेकेंड केस में टाइम देख लेते हैं, डिस्टेंस तो हमारा सेम है जो लगने वाला है, बस इसमें जो इस केस में स्पीड है क्या है, अप स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम के लिए क्या होगा, 18 - x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से फॉर्म हुआ। अब कहना चाह रहा है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों स्पीड का, उसका क्या है, 1 है। अब फिर जैसा कि हमने कहा कि यहाँ से पहले पता कर लीजिए t1 ग्रेटर है या t2 ग्रेटर है, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। तो इस केस में उल्टा है कि यहाँ पे क्या है, स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। सो t2 - t1 जो है वो क्या है हमारा, 1 है। Okay, now according to the question is what, t2 - t1 that is equals to 1. So value substitute करते हैं, 24/18 - x and minus 24/18 plus x, this should be equals to 1, राइट। सो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 1 है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो या फिर और डिफरेंट मेथड हो आप उसके भी कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमें इसको कैसे सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम फिर से सेम वही करते हैं, 24 कॉमन ले लेते हैं, 24 कॉमन लेने पर आ गया हमारा ये, दिस वन इज 18 - x एंड -1/18 + x, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। 24 सेम रहेगा हमारा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस वन 18 + x -18 + x बाय ये 18 का स्क्वायर - x स्क्वायर, बिकॉज a + b और a - b का आइडेंटिटी यूज हो जाएगा। तो राइट साइड इज व्हाट, 1। तो 24 यहाँ से हम देख सकते हैं 18 और 18 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर जाएगा हमारा 2x, राइट। और नीचे क्या होगा, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। तो स्क्वायर ऑफ 18 इज व्हाट, 324, and now x square is same x square, this is equals to 1. now then same क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इसे मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, दिस इज व्हाट 48x एंड राइट साइड इज स्क्वायर है इसका 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सबको शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से बनाएंगे। नाउ फिर से सेम वही मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, पेयर बनाएंगे ताकि हमारा ये सेट हो जाए। तो हमारा यहाँ पे पेयर बनकर आ रहा है, दिस इज व्हाट -6x प्लस 54x माइनस 324 इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन आ गया हमारा x, यहाँ क्या बचा x -6 एंड यहाँ प्लस है तो प्लस सेम एज इट इज़ कॉमन आ जाएगा। 54 कॉमन लेने पे क्या बचता है हमारा x -6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ x -6 एंड देन ये हो गया हमारा x प्लस 54, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब सेम दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हम इसको सेपरेट करके देखेंगे क्या आता है। दिस इज व्हाट x -6 इक्वल्स टू 0 एंड हेयर इज x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। नाउ x, ठीक है, 6 को शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +6, तो x इक्वल्स टू 6, और यहाँ से 54 को शिफ्ट करेंगे सो दिस विल बिकम -54। सेम जैसा कि अभी हमने कहा कि जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 6। सो द स्पीड ऑफ द स्टीम शुड बी व्हाट 6 km/h। सो स्पीड ऑफ स्टीम इज 6 km/h, राइट। तो दोनों ही क्वेश्चन स्पीड से रिलेटेड थे, अच्छे क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन भी बुक का ही है, ये एक्चुअली एग्जाम्पल में ही था तो आपको वहीं से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपको समझ में आया और जिस वे में आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन रीड करते के साथ ही आपके माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए कि इसकी क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगी, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, तभी आप मैथ्स को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लीजिए, वैसे चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो, या हमने इसका क्वेश्चन पेपर भी डाला हुआ है शॉर्ट वीडियो में, वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 ये देख के ही लग रहा है कि किससे हमारा ये ट्रायंगल से है, चैप्टर नंबर 6 से। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम वे। सो ये तो साफ साफ पता चल गया हमारा क्या है, बीपीटी थ्योरम है, या तो फिर इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये दोनों ही थ्योरम है। ये क्या है हमारा, थ्योरम 1 है। देखो तो 6.1 थ्योरम नंबर 1 मिल जाएगा, ये बुक में ही है, आप वहीं से ट्राई कर लेना, बिकॉज इसका जो प्रूफ है वो काफ़ी थोड़ा सा लेंथी है। फिर भी अगर आप चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम इसका सॉल्यूशन डाल देंगे अलग से सेपरेटली। अब ये कहना चाह रहा है कि इस थ्योरम को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमेशा आ जाता है कि पहले स्टेट एंड प्रूव दिस थ्योरम। तो स्टेट में क्या करना होता है, डेफिनेशन लिखनी होती है, पर यहाँ ऑलरेडी बिकॉज डेफिनेशन लिखा हुआ है तो ओनली क्या करना है, प्रूव। अब उस थ्योरम को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उस थ्योरम के बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन इज व्हाट, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर। नाउ एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन पी क्यू रिस्पेक्टिवली। ये कोई पॉइंट है, दिस इज व्हाट एस, और देयर इज अ पॉइंट, दिस इज व्हाट टी। So according to this respectively, this is this and this, then prove that PQR is a isosceles triangle. तो पहले हम ये ले लेते हैं, this is what PS by SQ and equals to PT by PR. Okay, now angle, इसको join कर लेते हैं। एंगल हमारा PST means this angle is equals to PRQ. PRQ means this angle। ठीक है, ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। तो चलिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं। ये क्या है, एक तरीके से कन्वर्स है किसका, बीपीटी का। अगर ऐसी सिचुएशन हो सिंस कि इसके साइड्स के पार्ट का रेशो अगर सेम आ जाता है, देन वी कैन से दैट कि एस टी दिस शुड बी पैरेलल टू क्यू एंड आर बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बीपीटी के कन्वर्स से ये जो लाइन होती है क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। नाउ एंगल एस जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल क्यू के। राइट, ये हो गया। और एंगल एस जो है ऑलरेडी इक्वल है किसके, एंगल आर के। नाउ सिंस एंगल क्यू एंड एंगल आर आर इक्वल, देन वी कैन से दैट इसके जो अपोजिट साइड है पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, अपोजिट साइड ऑफ अ इक्वल एंगल दिस शुड बी इक्वल, opposite sides of equal angle। ठीक है, तो इक्वल एंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो वी कैन से, सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सिंपल। तो मेन ये है हमारा थ्योरम क्लियर होना चाहिए। थ्योरम अगर क्लियर हो तो उसके बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चन हो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थ्योरम आप बुक से देख लीजिएगा और क्वेश्चन यहाँ से आपको हेल्प कर देगा। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये 33 था, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। सो क्वेश्चन नंबर 34 इज व्हाट, दिस क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है हमारा कैप्सूल से और दूसरा हमारा गुलाब जामुन से। तो गुलाब जामुन वाले का हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हो, या फिर यहाँ भी देखते हैं, थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन के साथ इसको कर लेंगे सो डेट आपको एक आइडिया हो जाए कि इसको करना कैसे। बेसिकली दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से ही है, कैप्सूल हो या गुलाब जामुन हो, बट दोनों का जो कैलकुलेशन है वो अलग है। तो मेन ये कहना चाह रहा है कि ये जो कैप्सूल है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि इसका जो मिडल पार्ट है वो क्या है, सिलेंडर है, और उसके दोनों साइड क्या लगा हुआ है, दो हेमिस्फीयर लगा हुआ है। राइट, इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सी एस ए ऑफ दिस हेमिस्फीयर एंड सी एस ए ऑफ दिस सिलेंडर एंड अगेन सी एस ए ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो 2 टाइम्स ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर हो जाएगा। तो यहाँ से पहले डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार, क्या कहना चाह रहा है। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक एट ईच ऑफ इट्स एंड। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें तो जो ये पार्ट है और ये पार्ट है ये हेमिस्फीयर है, बीच वाला क्या है हमारा सिलेंडर है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज
14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं. रेडियस के बाद देखते हैं क्या क्या हो सकता है हमारे पास. तो रेडियस इसका हो जाएगा 5/2 mm. यही रहने देते हैं, डेसिमल में निकाले कोई फ़ायदा नहीं है, कैलकुलेशन खामा लेंदी हो जाती है. नाउ देन व्हाट, हाइट ऑफ सिलेंडर. हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो क्या होगी, ये वाली पार्ट होगी. तो ये वाला जो पार्ट मेन है क्या है, ये 14 है, ठीक है, पूरी जो लेंथ है. और यहाँ से क्या करना है 5. तो रेडियस ऑफ दिस एंड रेडियस ऑफ दिस मिलके क्या बनाता है, डायमीटर. तो इसको माइनस करोगे तो यह आ जाएगा आपका 9 mm, ठीक है. ये सिलेंडर का आ गया. तो बेसिकली हमें जो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है कैप्सूल का, कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ capsule is CSA of cylinder plus 2 times of CSA of हेमिस्फीयर, राइट. तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h और हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², राइट. नाउ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा. थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, उस कैलकुलेशन से हम डील कर लेंगे. सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस, कॉमन लेके करें ज़्यादा अच्छा होगा, इससे कैलकुलेशन क्या होता है कम हो जाता है. तो 2 कॉमन आ रहा है हमारा, पाई कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ से क्या बचा एच, और यहाँ से बच गया हमारा 2r, राइट. नाउ 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बिकॉज गिवन नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे 7. पाई की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे 22/7, आर है हमारा 5/2 एंड द ब्रैकेट एच है 9 प्लस दिस इज 2 इंटू आर क्या है 5/2. तो नाउ दिस विल बिकम लाइक, ये कैंसिल हो जाता है यहाँ से, और 5 और 22 मल्टीप्लाई करोगे सो 110/7 एंड देन मल्टीप्लाई, ये भी 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा 14, राइट. सो ये भी कैंसिल हो जाता है 2 से, सो दिस विल बी व्हाट 2, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 220 mm². सो सिंपल, बहुत जल्दी आ गया. तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल. तो कैप्सूल के अराउंड जो भी एरिया होगा उसका ये आंसर आ जाता है, राइट. सिंपल. आप चाहो तो सेपरेट करके बाद में प्लस भी कर सकते हो, पर ये बेस्ट है कि दोनों को एक साथ ही कर लो, जो कॉमन आ रहा हो उससे कैलकुलेशन वर्क जो होता है हमारा क्या हो जाता है थोड़ा कम हो जाता है. क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन इसकी ज़्यादा है, बिकॉज परसेंटेज भी है, 45 गुलाब जामुन भी है, और अगर सिरप की बात कर रहे हैं तो इसका क्या फाइंड आउट करना होगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा. तो ये भी सेम कह रहा चाह रहा है, बट यहाँ पे इस केस में क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट एंड वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट एंड देन वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट. तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार, क्या है ये. गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. तो वॉल्यूम जो टोटल है उसका 30% जो है वो शुगर सिरप से फिल है, ठीक है, बाकी जो मैदा वैदा जो भी है वो है. फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन. तो ये कह सकते हो कि 45 गुलाब जामुन से अगर सिरप निकाले तो कितना निकलेगा, या 45 गुलाब जामुन बनाने के लिए कितने सिरप की रिक्वायरमेंट होगी. Each shaped like a cylinder with 2 hemispherical end with the length of 5 cm and the diameter is 2.8 cm. तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि ये जो रेडियस है ये क्या हो जाएगा 2.8 हाफ, और ये जो डिस्टेंस है मतलब हाइट है ये हमारा 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस से हो जाएगा, ठीक है. तो इसे स्टार्ट करते हैं. पहले हम ले लेते हैं रेडियस. रेडियस ऑफ गुलाब जामुन इज 28/2, so this should be 1.4 centimeter. Now the height of cylindrical part, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी जो हाइट होगी कितनी होगी 5 माइनस 2.8 मीन्स कि ये रेडियस है तो डायमीटर डबल हो जाएगा. दिस इज व्हाट 2.2 सेंटीमीटर. नाउ दी वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन. तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन देख लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, गुलाब जामुन, जी. दिस इज व्हाट, जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है πr² प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाफ 2/3 πr².
राइट। तो यहाँ से भी जो कॉमन आ रहा है पहले हम कॉमन ले लेते हैं, सो डैट जो कैलकुलेशन होगा हमारा ईजी हो जाएगा। तो पहले हमें क्या दिख रहा है, एक पाई दिख रहा है एंड देन आर स्क्वायर नज़र आ रहा है, यहाँ से हमारा बच गया एच, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा 2 और 2 हो गया 4/3 एंड आर, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, एक शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैलकुलेट करने को ट्राई करते हैं। सो दिस इज व्हाट 22/7, आर है हमारा 1.4 स्क्वायर एंड देन एच इज व्हाट 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 1.4, राइट। ये हमारी सिचुएशन आ गई। यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। 22/7, यहाँ से ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर होता है 196 एंड देन ब्रैकेट, दिस इज व्हाट 2.2 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 4 4 16 एंड देन 56 5.6/3, ओके। नाउ देन व्हाट 22/7 एंड 1.96 ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो ये आ गया हमारा 6.6 प्लस 5.6/2 एंड देन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 3 है, ओके। नाउ व्हाट 22/7 मल्टीप्लाई 1.96 और इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा हमारा दिस इज व्हाट 2 और 12/3। ना इन सबको जब कैलकुलेट करोगे ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये कुछ इस तरीके से आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया हमारा किसका, एक गुलाब जामुन का। पर हमें कितने गुलाब जामुन के वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, 45 गुलाब जामुन की। सो वी कैन राइट हेयर वॉल्यूम of 45 gulab jamun. So 45 multiply 25.05 and then we need to find the 30% sugar syrup. So the 30% sugar syrup in gulab jamun. So this will be like 30/100 because 30% निकालना है। तो 30/100 मल्टीप्लाई 45 इंटू 25.05, राइट। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे आप तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ये कुछ तरीके से इस तरीके से आंसर आएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हम इसको राउंड अप कर देंगे और अप्रॉक्सीमेटली, अब ये तो कोई मतलब एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं होगा, तो हम इसको राउंड अप करने के बाद कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ भी आंसर छोड़ दोगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो इतना सिरप की रिक्वायरमेंट होगी हमें 45 गुलाब जामुन को बनाने के लिए, क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ना आया तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। एक वीडियो इस पर हम पहले भी बना चुके हैं, आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी सेम ऐसे ही है, बस कैलकुलेशन के वे थोड़े से चेंज हो जाते हैं। वहाँ हमने क्या किया, मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन सिर्फ लास्ट में ही किया है, बीच में नहीं किया है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो कि साथ के साथ कैलकुलेट करते चलिए या फिर लास्ट में एक ही बार कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प, ठीक है। ये लैम्प के लाइफ टाइम की बात कर रहा है। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द एवरेज ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द लैम्प। तो एवरेज का मतलब है वो मीन जानना चाह रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट मीन ना पूछ के एवरेज पूछ लिया हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन देखो क्या होता है, हमेशा घुमा फिरा के पूछा जाता है, डायरेक्ट नहीं आता है। हमें क्वेश्चन के पैटर्न को समझना होगा और ये जानना होगा कि आखिर वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने वाला है, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो मीन निकालने के मेथड है दो हैं, एक्चुअली तीन थे पर एक डिस्ट्रीब्यूट एक कैंसिल आउट हो चुका है, तो बचे कितने, केवल दो। तो उसमें से एक जो बेस्ट वाला है वो ट्राई करेंगे। तो एज्यूम मीन मेथड ट्राई करते हैं, वो इजी होता है सॉल्व करने के लिए। तो मीन में कोई भी मेथड अप्लाई करो, सबसे पहले हमें क्लास मार्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो पहले वही निकाल लेते हैं। इसी टेबल को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्लास मार्क के लिए हमें क्या चाहिए, पहले एक्स आई। सो एक्स आई जो आता है क्या आता है, पहले लाइन बना लेते हैं इस तरीके से। एक्साइज वर्ड एक्साइज होता है हमारा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स कि 1500 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय
2, इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो यहाँ से जो हमारी मिड वैल्यू या फिर जो x की वैल्यू है कुछ इस तरीके से आ जाएगी, दिस इज़ व्हाट 500 और 270, सो दिस इज़ 1750। अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो गैप है इंटरवल है सब में किसका है, 5500 का है, तो इसमें 5500 प्लस करते चलिए। सो 2250, 2750, 3250, 3750, now 4250 एंड 4750, राइट। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मिड वैल्यू और क्लास मार्क। क्लास मार्क भी बोलते हैं, मिड वैल्यू बोलते हैं, आप जो चाहे बोल सकते हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, डी आई। सो डी आई का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डी आई इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। सो एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन, सो एज्यूम्ड मीन हम लेट कर लेते हैं ए, मिड वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो बीच की जो वैल्यू है ये क्या हो गई हमारी मिड वैल्यू होगी, दिस इज व्हाट ए। सो अगर माइनस करना है तो सीधा सीधा सा हमें क्या करना होता है, इनके डिफरेंस को ही लिख लो। तो माइनस करने पे जो साथ वाला ए है ये तो हो जाएगा 0। अब जितने का गैप है उतने का ही टेबल लिखते चले जाओ। कितने का गैप था, 500 का, तो ऊपर नेगेटिव में 500, नेगेटिव ऑफ 1000 और नेगेटिव ऑफ 1500, ठीक है। नाउ नीचे भी सेम 500 का टेबल, 500, 1000 एंड 1500। लास्ट होता है हमारा एफ आई एंड डी आई। सो एफ आई एंड डी आई इज व्हाट, एफ आई हमारा ये है, दिस वन इज एफ आई और दिस वन इज व्हाट डी आई। तो इन दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, बिकॉज ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव ऑफ 21,000 और ये 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 56,000। नाउ 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 30,000 ऑफ नेगेटिव, ये तो जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा। एंड नाउ द नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 500 मल्टीप्लाई 74, दिस विल बी 37,000। 1000 को 62 से करोगे तो 62,000। एंड नाउ जो लास्ट है हमारा 15,000 और 48, दिस विल बिकम 72,000, ठीक है। नाउ देन क्या करना है, टोटल करना है एफ आई का, ये हमारा एफ आई है, इसका टोटल करोगे समीशन ऑफ एफ आई, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अच्छा गिवन ये है तो 400। नाउ यहाँ भी इसका समेशन करना है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू, पहले नेगेटिव वाले को कर लेना है यहाँ, फिर नेगेटिव वाले को कर लेना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 64,000, क्लियर, ये आ गया। अब जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है इस केस में, एज्यूम मीन मेथड में, वो क्या होता है हमारा एक्स बार, ये मीन का सिंबल होता है, दिस इज व्हाट ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई, राइट। ये क्या है हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। एक और होता है स्टेप डेविएशन, वो काफ़ी इजी था, उससे कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, पर कोई नहीं क्योंकि वो कैंसिल आउट हो चुका है तो हम इसी को यूज़ करते हैं। ए हमने क्या लेट किया था, ए लिया था हमने 3250, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ, ए इज व्हाट 3250 एंड प्लस इसकी वैल्यू आई है 64,000 एंड डिवाइडेड बाय 400। तो पहले तो 2 0 से 2 0 गया और 4 से ये कट के क्या आ जाएगा 160। ना 160 को इसमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 3250 प्लस 160 और ऐड करके ये मिल जाएगा हमें, दिस इज 0 1 3 और 1 4 एंड देन 3। सो द आंसर इज व्हाट 3410, इट मीन 3410 विल बी द एवरेज लाइफ ऑफ द गिवन लैम्प। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो सकती है पर क्वेश्चन सिंपल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब थोड़ा केयरफुली कैलकुलेशन करना, बिकॉज यहाँ जो ये वाला जो पार्ट है कैलकुलेशन का पार्ट है, अगर यहाँ मिस्टेक हो गया तो ऑब्वियसली आगे जो आंसर है वो गलत ही आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा अवेयर हो जाए। और इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशन में, अदरवाइज सिंपल है, डायरेक्ट है। फॉर्मूला भी कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, छोटी सी वैल्यू है। बस आपको ये याद करना है कि ये जो 3 कॉलम है ये कैसे फाइंड आउट करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 क्या है, केस स्टडी से है। केस स्टडी क्या कहता है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार, फिर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट, इंडिया इज अ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड द स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड द इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन runs, and the production of the TV set in a factory increase
uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in 6 year and 22,600 in the 9th year. तो ये कुछ कहना चाह रहा है कि इसमें जो 6th ईयर में मतलब छठे साल में जो प्रोडक्शन किया वो 16,000 का किया, और जो 9th ईयर में 9वें साल में जो प्रोडक्शन किया कितना किया 22,600 का। ठीक है, ये एक जो केस स्टडी होता है बेसिकली एक सिचुएशन देता है आपको, और सिचुएशन जो होता है रियल लाइफ में यूज़ होता है। रियल लाइफ में जैसे कि क्वेश्चन पूछते हैं कि मैथ्स कहाँ यूज़ होता है, तो ये उसी के कुछ एग्जांपल है कि रियल लाइफ में हम मैथ्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसी के बिहाफ पे हम ट्राई करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब ये 6th पोजीशन है, 9th पोजीशन है, तो इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है किसकी, AP की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200 सेट्स। तो ये जानना चाह रहा है कि किस साल में इतना प्रोडक्शन हुआ। तो किस साल में हुआ उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहले साल में कितना हुआ और किस स्पीड से या किस रेट से हर साल ये इंक्रीज होता है। तो बेसिकली हमें जो फाइंड करना है वो पहले क्या फाइंड करना है, A, एंड देन आफ्टर क्या फाइंड करना है, D। तो AD हमारे पास नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म एंड दिस इज व्हाट कॉमन डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो इक्वेशन बनेगी हमारी, ये कहना चाह रहा है जो 6th ईयर में प्रोडक्शन हुआ है कितना हुआ है 16,000 का, और 6 ईयर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A + 5D 16,000, राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट है हमारा 9th ईयर। सो A9 इज व्हाट 22,600। सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट 8D एंड दिस इज 22,600। तो इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। सो A + 5D इज 16,000 और A + 8D इज व्हाट 22,600,000। तो माइनस करने पे ये क्या हो जाता है हमारा, कैंसिल हो जाता है, और बचा क्या हमारे पास -3D, और यहाँ से माइनस करेंगे सो दिस विल बी 0, 0, 6 एंड 6, इसका नेगेटिव का। सो जो D की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी 6600 माइनस ऑफ 6600 डिवाइडेड बाय -3। तो पहले तो नेगेटिव को कट कर देते हैं एंड देन 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 2200। तो ये वैल्यू आ गई D की। D क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हर साल जो प्रोडक्शन होता है वो इस स्पीड से होता है कि 2200 हर साल इंक्रीज होता है नंबर ऑफ प्रोडक्शन। तो अब चलो D आ गया तो हम A भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, D इक्वल्स टू 2200 इन इक्वेशन फर्स्ट 1 में डालेंगे तो A + 5 टाइम्स ऑफ 2200 and this is equals to 16,000. So now A is equals to 16,000 and then minus multiply, this is 0, 0, this one is 10, this will be 11. So minus करने पे जो A की वैल्यू आ रही है हमारी क्या आ रही है 5,000, राइट। सो जो स्टार्टिंग प्रोडक्शन था फर्स्ट ईयर में कितना था 5,000, और हर साल जो इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है 2,200। नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस जो फर्स्ट पार्ट है वो ये जानना चाह रहा है कि 29,200 किस साल में प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है n नंबर ऑफ ईयर, तभी पता चलेगा जब वो साल पता चले। तो फॉर्मूला होता है इसका हमारा an इक्वल्स टू A + n - 1 इंटू D। तो an तो वो खुद ही बोल रहा है 29,200 सेट्स। तो ठीक है, ये फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं 2 एंड देन A क्या है हमारा 5,000 प्लस n - 1, n नहीं पता, एंड D इज वर्थ 2200। सो 5,000 को इधर शिफ्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। दिस इज वर्थ 29200 माइनस 5,000 एंड इक्वल्स टू 2200 ब्रैकेट n - 1। नाउ यहाँ से माइनस करके आ गया हमारा 00242 डिवाइडेड बाय 2200 एंड देन n - 1। तो ये 20 कैंसिल हो गया, और 22 से ये डिवाइड हो रहा है 21 इट मीन्स 11 n - 1, और 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 11 + 1 इज n एंड दिस इज व्हाट 12, राइट। सो 12th ईयर में जो होगा उसका प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 29,200, राइट। तो ये यहाँ से हमारा n आ गया।
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहना चाह रहा है, सेकंड में देखते हैं। सेकंड वांट्स टू नो फाइंड द प्रोडक्शन इन द 8th ईयर। तो 8th ईयर का प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है। डेट मीन्स कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो सेकंड है हमें एन दे दिया है 8, फाइंड आउट करना है ए एन। ठीक है, इसको 8 ही लिख लेते हैं, सीधा जाएगा, राइट। तो चलिए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर्मूला सेम हमारा वही है, दिस इज व्हाट n-1 एंड d। तो 8th ईयर का निकालना है A8, ए हमें पता है 5000 प्लस n8 है -1, ठीक है, 7 मत समझ लेना, ये 1 है, दिस इज व्हाट 1 एंड मल्टीप्लाई 2200। सो दिस शुड बी 5000 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2200। Now this is what 5000 plus 00, this is 4 and 15, राइट। ये आ गया ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा दिस इज व्हाट 24 एंड देन 00। तो 8 साल में जो टोटल प्रोडक्शन होगा कितना होगा 20,400, ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन होगा। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप देख सकते हो। फॉर्मूला सिंपल है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें है, क्योंकि ए डी ना होने की वजह से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, और कुछ नहीं। इसमें और में भी है, वैसे तो 2 ही करना था, और की वजह से आप या तो ऊपर वाला कर सकते हो या नीचे वाला। नीचे वाला क्या कहना चाहता है एक बार चेक कर लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 3 ईयर्स। फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर्स, तो ये जानना चाह रहा है कि पहले 3 सालों में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन था वो कितना था। इट मीन्स कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस एन फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन इन द 7th ईयर एंड द 4th ईयर। तो 7th ईयर में और 4th ईयर में का जो डिफरेंस है वो निकालना है। चलिए उसको बाद में देखते हैं, पहले हम एस एन निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से और वाला एन इज वॉट 3, ए सेम है 5000, डी भी सेम है हमारा, दिस इज वॉट 2200। वी नीड टू फाइंड एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 एंड d। सारी वैल्यूज है हमारे पास, वैल्यू लेते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं। S3 3/2, this is 2a, a is what 5000 plus 3 minus 1 multiply 2200, right। Now this is what 3/2, and now this will be 10,000 plus 2 multiply 2200, this is what 3/2, and now this is 10,000 plus 4400। ना इन दोनों को ऐड करते हैं और बाहर निकालते हैं ब्रैकेट से, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3/2 एंड देन मल्टीप्लाई 00441, राइट। 2 से इसको डिवाइड करते हैं, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज 7200 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3, दिस शुड बी 21600। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस इन फर्स्ट 3 years इज दिस 21,600, राइट। नेक्स्ट उसने कहा है वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ, ये थर्ड पार्ट है, डिफरेंस ऑफ 7th टर्म एंड 4th टर्म। तो दोनों का अलग अलग निकाल के माइनस करने से बेस्ट है कि हम एक साथ ही कर लेते हैं, वो खुद ही माइनस हो जाएगा। 7 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 6d माइनस 4th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, a प्लस 6d माइनस a माइनस 3d, तो a और a तो कैंसिल हो गया, इसे जाने दो, a और a कैंसिल, बचा क्या 6d माइनस 3d, दिस इज व्हाट 3d। अब 3 ये रहा और d की वैल्यू हमें पता ही है 2200 मल्टीप्लाई करेंगे 6600। सो दिस विल बी द डिफरेंस ऑफ 7th टर्म एंड 4th टर्म, ठीक है। सिंपल, अलग अलग करके भी माइनस करके तो भी यही आंसर आता, हमने डायरेक्ट कर लिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ये भी एक अच्छा तरीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था केस स्टडी 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 क्वेश्चन नंबर 37। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, आलिया, सगुन एंड आर फ्रेंड्स आर लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट इन पटेल नगर। Sagun's house is at the intersection of one street
विद अनदर स्टेट ऑन विच देयर इज अ लाइब्रेरी, ठीक है, जो इंटरसेक्ट करता है जहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी है। दे बोथ स्टडी इन द सेम स्कूल एंड दैट इज नॉट फार फ्रॉम सगुन्स हाउस। सपोज द स्कूल इज सिचुएटेड एट अ पॉइंट ऑफ ओ, तो स्कूल जो है कहाँ पे है, ओ पे सिचुएटेड है, ए रहा जिससे कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, एंड दैट इज ओरिजिन। नाउ आलियाज हाउस इज एट ए, तो यहाँ पे आलिया है, एंड द सगुन हाउस इज बी, यहाँ पे सगुन है, एस लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड द लाइब्रेरी इज एट सी। नाउ बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है उसके बिहाफ पे क्या करना है, हमें आंसर देना है। तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0, ए के कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं, ये है हमारा 2,3, एंड नाउ देन बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे 2,1, और सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4,1, राइट, ये कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया हमने। हाउ फार इज आलियाज हाउस फ्रॉम सगुन्स हाउस, तो सगुन का हाउस कहाँ है, बी पे, आलिया कहाँ है, ए पे, इनके बीच से क्या निकालना है, सिंपली डिस्टेंस निकालना है। तो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, इट मीन्स कि हमें क्या अप्लाई करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डिस्टेंस फाइंड करना है ए एंड बी का। सो वैल्यू ऑफ बी इज 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, तो ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया, ये हो गया हमारा माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज व्हाट रूट ऑफ 4, और ये आ गया हमारा 2 यूनिट। सो द डिस्टेंस बिटवीन आलिया एंड सगुन्स हाउस इज व्हाट 2 यूनिट। नाउ नेक्स्ट है हमारा हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम द सगुन्स हाउस, तो लाइब्रेरी कहाँ है हमारा सी पे, और सगुन हाउस इज बी, तो अब बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर्मूला सेम है, यहाँ लिख लेते हैं हम, दिस इज बी एंड सी, दिस इक्वल्स टू बी और सी, मीन्स 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो नाउ 4 माइनस 2 इज व्हाट 2 स्क्वायर, एंड 1 माइनस 1 तो 0 ही हो गया, तो जाने देते हैं। दिस इज रूट ऑफ 4, और रूट से बाहर निकालोगे तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 2 यूनिट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो 2 यूनिट। सिंपल, ये छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से फटाफट सॉल्व हो जाएगा। थर्ड इज व्हाट सो डैट द सगुन्स स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी। तो हमें क्या करना है, ये जो सगुन्स का घर है इसको कंपेयर करना है ओरिजिन से, मीन्स जहाँ पे ये स्कूल था, एंड देन नहीं आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी, इट मीन्स कि ए बी और ओ बी को कंपेयर करना है। तो ए बी तो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, एक बार फाइंड कर लेते हैं ओ बी, एंड देन कंपेयर करते हैं कि किसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। तो चलिए पहले ओ बी निकाल लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं ओ बी, तो ये है हमारा ओ बी। सो बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 1, और ओ के तो 0 हैं, डेट मीन्स कि 2 स्क्वायर 0 माइनस ही हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं उससे। सो ये हो गया हमारा, दिस इज व्हाट 4 एंड 1, सो रूट ऑफ 5 यूनिट, ठीक है। सो वी कैन क्लियरली से डैट कि जो उसका डिस्टेंस था ए बी का 2 था, और ओ बी का क्या है 5 है। हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड कर लेंगे सी और ए, बी सी ऑलरेडी फाइंड हो ही रखा है, तो सी और ए बच जाता है हमारा, ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी के लिए सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, पॉइंट्स गिवन है, दिस इज व्हाट 4 माइनस 2 स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर। सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा ये 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर ऑफ रूट, एंड नाउ दिस विल बी व्हाट रूट ऑफ 4 प्लस 4, सो सॉल्व करके आ जाएगा तुम्हारा ये 2 रूट 2, राइट, यहाँ इसकी वैल्यू आ गई। सो डिस्टेंस ऑफ सगुन्स एंड आलियाज हाउस क्या था हमारा 2, एंड नाउ द डिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरी एंड सगुन हाउस वो भी 2 था, पर यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ से हमारे पास ये जो डिस्टेंस आया ए सी आलिया और लाइब्रेरी के बीच का वो कितना आया है, आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी इज 2 रूट 2 यूनिट, राइट। तो हमें यहाँ पे कंपेयर करके बताना है कि जो डिस्टेंस है वो किसका ज़्यादा है। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कौन सा फॉर्म बना रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं, इजी होगा कंपेयर करना। सो नाउ स्कूल इज फर्दर कंपेयर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी। तो आलियाज हाउस एंड स्कूल इज दिस, एंड नाउ देन ए और सी इज दिस, ठीक है, इस तरीके से है। तो
तो ए ओ और बी सी एंड ए बी, ठीक है, ये दोनों क्या थे, इक्वल थे, राइट। अब ये देख लेते हैं जो ए सी का डिस्टेंस है क्या इन दोनों के सम के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि ए सी स्क्वायर, या तो पहले ये ले लेते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, so this is what 2 square and 2 square equals to 4 plus 4 is what 8, right, और AC भी यही था, this is equals to AC square, so we can say this is a triangle which is a isosceles triangle, ठीक है, और बिकॉज ये पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ एंगल भी हो जाता है, दिस इज व्हाट 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी 3 क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो टोटल 38 क्वेश्चन ही थे, हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अच्छे तरीके से, एमसीक्यूज भी हो गया, सेक्शन बी से भी हो गया, ये डी सेक्शन है, लास्ट है, और ये क्वेश्चन नंबर भी लास्ट है। हाइट एंड डिस्टेंस से है चैप्टर नंबर 9। फिगर ऑलरेडी बना हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की भी बात नहीं है, ऑलरेडी फिगर दे दिया है इसमें, तो ये अच्छी बात है। वैसे फिगर के 1 मार्क होते हैं, मैक्सिमम टाइम में अगर फिगर सही से ना बने तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये सिप वाला क्वेश्चन है, देख के ही लग रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, बस उसमें क्या है, जो दोनों सिप है वो एक ही साइड है, और यहाँ जो दोनों सिप है क्या हो, लाइट हाउस के अपोजिट साइड है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड द ऑब्जर्व्ड दैट बोट P एंड बोट Q आर अप्रोचिंग द लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। एंड नाउ ही फाइंड्स दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट P इज 45 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट P क्या है, 45 डिग्री बना हुआ फिगर में। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट Q इज व्हाट 30 डिग्री, ये रहा। ही ऑल्सो नो दैट हाइट ऑफ द लाइट इज 100 मीटर, ठीक है, जो लाइट हाउस है उसकी जो हाइट है टोटल कितनी है, 100 मीटर। नाउ द बेस्ड ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फॉलोइंग जो क्वेश्चन है उसका आंसर करना है। आंसर क्या है, क्वेश्चन है हमारे, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी, दिस एंगल। तो ये तो समझ में आ गया, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। नाउ इफ एंगल वाई ए क्यू कहाँ है, वाई ए क्यू इज 30 डिग्री, देन ए क्यू डी इज ऑल्सो 30 डिग्री वाई, बिकॉज एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है, देन बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हो जाते हैं, इक्वल, ठीक है, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सिंपल सिंपल। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ पी डी, हमें पी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो पी डी की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए पी डी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए पी डी। तो अब जैसा कि देख सकते हैं ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, तो इसमें जो ये 100 डिग्री गिवन है और ये पी डी फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली हमें क्या अप्लाई करना होगा, 1045 डिग्री। 1045 इज व्हाट, परपेंडिकुलर मीन्स ए डी बाय बेस, दिस इज पी डी। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1, ए डी गिवन है, दिस इज 100 मीटर, और पी डी इज हेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी डी की जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी, 100 मीटर, ठीक है। सो पी डी इज व्हाट, 100 मीटर। नेक्स्ट इज फाइंड द पी डी हो गया। और में है फाइंड द डी क्यू, डी क्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ डी क्यू, ये हमारा है डी एंड क्यू। तो डी क्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना है, सेम आ जाएंगे हम इन ट्रायंगल ए डी क्यू, इन ट्रायंगल ए डी एंड क्यू। तो इस ट्रायंगल में भी हमें क्या लगाना है, 10 ही लगाना है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया हमारा 10 ऑफ 30 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल्स टू अगेन ए डी बाय डी क्यू। तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, ए डी है हमारा 100 डिवाइडेड बाय डी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा डी क्यू, एंड दिस इज इक्वल्स टू 100√3 मीटर। बिकॉज √3 की वैल्यू नहीं है तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें यह भी हो सकता था कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, अब वैसा इसने नहीं पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतने में ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। वैसे इसमें काफ़ी तरीके से और क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते थे, बिकॉज केस स्टडी है इसलिए हो सकता है शायद ज़्यादा इसने इन्फॉर्मेशन ना लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है 2023-24 का बेसिक मैथ्स, ठीक है, क्लियर है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए पूरे पेपर को फिर से बिना किसी हेल्प के, और टाइम लिमिट सेट कीजिए और देखिए कि कितने मिनट में ये कितने आवर्स में पेपर सॉल्व हो पाता है, ठीक है। ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए सो डैट कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन। ओके, आप बेसिक से हो या स्टैंडर्ड से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस करने के लिए जितने क्वेश्चंस मिल जाए उतने कम है। बस इससे एक लेवल पता चल जाता है कि बेसिक का लेवल क्या है और स्टैंडर्ड का लेवल क्या है। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि जितने क्वेश्चंस मिले आपको हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।